गुड इवनिंग फ्रेंड्स। श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने प्रस्तावना के संदर्भ में चर्चा की थी। प्रस्तावना के बाद आगे की क्लास को क्रियान्वित करते हैं। आज अपन देखेंगे भारतीय संविधान के जो भाग हैं और जो अनुसूचियां, भाग और अनुसूचियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 22 भाग हैं। अगर मूल संविधान की बात करें जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस मूल संविधान के अनुसार संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वर्तमान संदर्भ में भी मूल रूप से भाग 22 ही है, लेकिन अनुसूचियां 12 हो गई है और मूल रूप से आर्टिकल भी 395 ही है। लेकिन गणना अनुसार बात की जाए, इनमें गणना या क्रम के अनुसार एक एक अगर गिने तो इनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर देखा जाए वर्तमान संदर्भ में भारतीय संविधान के बारे में, तो अपन यहाँ चर्चा करेंगे कि एक तो अपन बात करें मूल संविधान, मूल संविधान, और दूसरा अगर देखा जाए तो वर्तमान गणना अनुसार, किसके अनुसार? गणना अनुसार, वर्तमान गणना अनुसार अगर बात की जाए तो क्या परिवर्तन हुआ है। अगर बात करें मूल संविधान की, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना लागू हुआ था, उसके संदर्भ में अगर देखें तो मूल रूप से संविधान में भाग की अगर बात की जाए, कितने यूनिट्स या कितने भाग थे, तो मूल संविधान में अगर बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान गणना अनुसार संविधान में 26 भाग, कितने हैं? 26 भाग है। कई बुक्स में इनमें इनको 25 बताया जाता है, कई बुक्स में कितना बताया जाता है? 25 बताया जाता है। उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कि भाई 25 क्यों बताया जाता है। तो आपको याद रखना है 26 भाग हैं। कितने भाग हैं? 26। तो मूल संविधान में 22 भाग, गणना अनुसार पूछे वर्तमान में तो 26 भाग। उसके बाद अगर आगे चर्चा करें अपन भाग के बाद अनुच्छेद की, इसकी बात करें अपन अनुच्छेद की अगर बात की जाए, अनुच्छेद की अगर बात करें तो मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान गणना अनुसार 465 अनुच्छेद है। वर्तमान गणना अनुसार कितने हैं? 465 अनुच्छेद है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन अनुच्छेद के बाद अनुसूचियां, अनुसूचियों के बारे में अगर देखें अपन, अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संदर्भ में अगर बात की जाए तो इनकी संख्या हो गई है 12। कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई। यानी कि अगर अपन देखें तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान गणना अनुसार पूछा जाए तो वर्तमान गणना अनुसार 26 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगर इसके बाद बात करें आगे तो इनके अलावा आपको याद रखना है कि प्रस्तावना भी संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि भाग 22, अनुच्छेद 395 और वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब अगर बात करें आगे इनके संदर्भ में, तो यहाँ पर अगर मैं आपको यूँ बताऊं कि संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उस भाग का नाम क्या है, और उसके बाद अगर बात करें तो उस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद या कितने अनुच्छेद जोड़े गए, और कोई विशेष बात हो तो विशेष, इन बिंदुओं के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। यानी कि अपन बात कर रहे हैं संविधान के भाग की, उसके बाद इसके अनुच्छेद और विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो। अब अगर देखा जाए तो संविधान का भाग 1, संविधान के भाग 1 की बात की जाए तो संविधान के भाग 1 का नाम है भारत के राज्य क्षेत्र। यानी कि संविधान का जो भाग 1 है, इस भाग 1 में भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4,
1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक इसके अंतर्गत उल्लेख मिलता है। यानी कि संविधान का जो भाग 1 है, इस भाग 1 में भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है तथा इसका वर्णन इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित किए गए। भारत के राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में भाग 1 के अंतर्गत उनके नाम आदि के बारे में भाग 1 में वर्णन मिलता है। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो भाग 2 की अगर बात करें अपन, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 2 में। यहाँ अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें वर्णित है। नागरिकता वर्तमान समय में काफी चर्चा का मुद्दा रहा था एनआरसी को लेकर के। इसके संदर्भ में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे जब भाग 2 पढ़ेंगे। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि नागरिकता भारत में एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद अगर बात करें अपन आगे भाग 3 की, तो संविधान के भाग 3 में मूल या मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार आप सभी को पता है कि अमेरिका से लिए गए हैं भारत में मौलिक अधिकार। उसके बाद अगर आगे बात करें तो भाग 4 की अगर बात करें अपन, तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया। और नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। और आप सभी को पता है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के बाद अगर आगे बात करें अपन, तो अगला भाग अगर देखें तो अगला भाग है आपके सामने भाग 4 क। भाग 4 क, और भाग 4 क की अगर बात करें तो भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में है। अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। आपको ये याद रखना है कि जो भाग 4 क है वो मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में भाग 4 क नहीं था। मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में भाग 4 क नहीं था। भाग 4 क को इंदिरा गांधी के समय, किसके समय? इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। और ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क संविधान में जोड़ा गया। और भाग 4 क जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी का उल्लेख किया गया है, और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ रूस से। तो आपको ध्यान रखना है कि भाग 4 क संविधान में क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा। और जब यह जोड़ा उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में, उस समय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगर इसके बाद आगे बात करें अपन, तो अगला भाग आता है आपके सामने भाग 5। भाग 5 की अगर बात की जाए तो भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है? संघ सरकार। संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। और इसके बारे में देखें अपन तो संघ सरकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक संघ सरकार का उल्लेख
किया गया है। इसके बाद अगर आगे चर्चा करें अपन, तो अगला भाग आता है भाग 6, और भाग 6 में उल्लेख किया गया है राज्य सरकार का। किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 137 तक राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। यानी कि सामान्य तौर पर अधिकांशतः पेपर में जो सिलेबस बटा रहता है वो इन्हीं के इर्द गिर्द सिलेबस बटा रहता है, कि भाग 1 से लेकर के भाग 6, और आगे अगर देखा जाए तो भाग 9 जिसमें पंचायती राज का उल्लेख है, वहां से अधिकांशतः प्रश्न एग्जाम में सम्मिलित होते हैं। यहाँ से कई बार सीधा पूछा है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, या मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। कई बार सीधा एग्जाम में पूछा है कि किस प्रधानमंत्री के काल में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से उठते हैं। आपको सीधा याद रखना है कि भाग 1 भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक है। फिर बाद में इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क जोड़ा, जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क। उसके बाद भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है। याद रहे भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक वर्णन मिलता है। ये 4 अध्यायों में अलग बटा हुआ है, बाद में पढ़ेंगे इसको। भाग 6 की अगर बात की जाए तो भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है, और राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक इसके अंतर्गत विस्तृत जानकारी दी गई है। ये तो गई बात भाग 1 से लेकर के भाग 6 तक। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन भाग 7 की, भाग 7 की अगर बात की जाए भाग 7, इसके बाद आगे अगर बात करें अपन भाग 7 के बारे में, नाम, अनुच्छेद और विशेष। अब अगर आगे बात करें अपन भाग 7 की, भाग 7 की अगर बात की जाए तो भाग 7 में राज्यों की, या यूं कहें राज्यों की वर्गीकृत अनुसूचियों का उल्लेख है। भाग 7 की अगर बात करें तो भाग 7 में राज्यों की वर्गीकृत अनुसूचियां, भाग 7 में राज्यों की वर्गीकृत अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। यहां अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल है 238। कौन सा है? 238। अब भाग 7 के संदर्भ में अगर देखें तो एक संविधान संशोधन हुआ था, और वो था 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। यानी कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भाग 7 में राज्यों की वर्गीकृत अनुसूचियों का उल्लेख था, और आजादी के समय देखें तो राज्यों को श्रेणियों में विभाजित किया था। किसमें विभाजित किया था? श्रेणियों में। यानी कि राज्यों की श्रेणियां बटी थी, और आपको बताया था पहले कि राज्यों को 4 श्रेणियों में ए, बी, सी और डी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 4 श्रेणियों में अगर बात की जाए तो ए श्रेणी में जो राज्य थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। उसके बाद अगर बात की जाए बी श्रेणी रियासतों के एकीकरण से बने हुए राज्य, और सी में केंद्र शासित प्रदेश थे, और डी में विदेशों से हस्तगत राज्य थे। इस प्रकार इस भाग 7 में राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया, और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों की श्रेणियां समाप्त हुई
और राज्यों की श्रेणियां समाप्त हुई, उसके साथ ही इस भाग को भी क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो संविधान की मूल प्रति में तो इसका उल्लेख है, लेकिन वर्तमान समय में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए भाग 8 की, तो भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित जो प्रदेश हैं, उन संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख अनुच्छेद 239 से 242 तक और संविधान के भाग 8 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 8 में। यानी कि जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? संविधान के भाग 8 में। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो अगला भाग है अपने पास, वो है भाग 9। और भाग 9 के संदर्भ में अगर देखें तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? पंचायती राज के संदर्भ में चर्चा की गई है। पंचायती राज के बारे में भाग 9 में उल्लेख है। यह भाग पहले ही सम्मिलित था, लेकिन इसमें कुछ नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 में अगर देखा जाए तो 243 ए से लेकर के, किससे लेकर के? 243 ए से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक। कहां तक? ओ तक। यानी कि कुल 16 आर्टिकल हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। और आप सभी को पता है कि यह एक संविधान संशोधन हुआ था, और वो संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन 1992। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। और इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यह संविधान संशोधन 1992 का था, लेकिन यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को यह संविधान संशोधन लागू कर दिया गया था। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो अगला भाग है अपने पास भाग 9 क। भाग 9 क की अगर बात की जाए तो भाग 9 क में नगर पालिका, किसका उल्लेख है? नगर पालिका या नगरीय संस्थाओं का उल्लेख किया गया है भाग 9 क में। और भाग 9 क के संदर्भ में अगर देखें, अनुच्छेद की बात करें तो ओ यहाँ खत्म हो रहा है। ओ तो अगला आर्टिकल शुरू होगा अनुच्छेद 243 पी। ओ के बाद पी। अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक। अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। और यह भाग 9 क की अगर बात की जाए तो यह जुड़ा था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यानी कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहाँ बात की जाए तो पंचायती राज को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय? पंचायती राज को 29 विषय सौंपे गए हैं, जबकि नगर पालिका की अगर बात की जाए तो नगर पालिका को कुल 18 विषय सौंपे गए। कितने विषय सौंपे गए? कुल 18 विषय सौंपे गए थे। यानी कि भाग 9 क के बाद अगर आगे बात करें अपन, तो अगला पार्ट आएगा अपने पास भाग 9 ख। भाग 9 ख। भाग 9 ख की अगर बात की जाए तो भाग 9 ख में सहकारिता या सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। और इसके बारे में चर्चा करें अपन तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 243 जेड जी पर। यहाँ खत्म हो रहा है तो जी के बाद एच। अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के अनुच्छेद 243
जेड टी, जेड टी तक, यानी कि जेड टी तक इसका उल्लेख मिलता है सहकारी समिति का। और सहकारी समितियों को या सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011, लागू हुआ था 2012 में। यानी कि सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 97वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 9 ख अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के जेड टी तक किया गया है। यानी कि अगर अपन बात करें तो अब तक अपन ने एक्स्ट्रा भाग की अगर बात करें तो एक तो पढ़ा था भाग 4 क, भाग 4 क पढ़ा है, एक तो पढ़ा था अपन ने भाग 4 क, एक पढ़ा है भाग 9 क और एक पढ़ा है भाग 9 ख। 3 ये बढ़ चुके हैं, एक और पढ़ना है अपने को, मैंने बताए थे 26, तो 4 और बढ़ेंगे तो 22 + 4 कितने हो जाएंगे 26 गणना अनुसार। यानी कि मूल संविधान में 22 भाग ही थे, वर्तमान में 26 हुए। तो कौन कौन से बढ़े उनको आपको ध्यान रखना है, एक तो भाग 4 क बढ़ा था, एक भाग 9 क और एक फिर भाग ख 9 ख। वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं, भाग 7 में राज्यों की वर्गीकृत अनुसूचियों का उल्लेख है अनुच्छेद 238 और यहां 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त हो गया। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 239 से 242 तक। फिर भाग 9 की अगर बात की जाए तो पंचायती राज का उल्लेख है अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। फिर भाग 9 क की अगर बात की जाए तो नगर पालिकाओं का उल्लेख है, नगरीय संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जो आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। और यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर भाग 9 ख की अगर बात करें, इसके द्वारा सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सहकारी संस्थाओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के जेड टी तक किया गया है। और सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा दिया गया। ये बात हो गई थी भाग 9 तक। अगला देखते हैं अपन भाग 10। भाग 10, भाग 10 की अगर अपन बात करें तो भाग 10 में किसका उल्लेख किया गया है, भाग नाम अनुच्छेद विशेष। बात करें अपन भाग 10 की तो भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है भाग 10 की अगर अपन बात करें तो संविधान का जो भाग 10 है, इस भाग 10 में, भाग 10 में अगर देखें अपन तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, शेड्यूल ट्राइबल, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के भाग 10 में किया गया और इनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 244 क तक, 244 से 244 क तक अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन भाग 11 की, इसमें संघ एवं राज्य संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 11 की अगर बात की जाए तो 11 में संघ एवं राज्य संबंध, संघ एवं राज्य संबंध का उल्लेख संविधान के भाग 11 में मिलता है। और आर्टिकल की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद है यहाँ पर 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक, 245 से लेकर के 263 तक संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अपन पढ़ेंगे आगे 7वीं अनुसूची, जिसमें राज्य या यूं कहें संघ व राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो भाग 11 में संघ एवं राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय या यूं कहें संघ व राज्य के मध्य संबंधों का उल्लेख मिलता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 245 से 263 तक किया गया है।
इसके बाद अगर आगे बात करें भाग 12 की, तो भाग 12 में वित्त, फाइनेंशियल, वित्त, संविदा, वित्त, संविदा, संपत्ति संबंधी वाद, इनका उल्लेख मिलता है भाग 12 में। और भाग 12 की अगर बात की जाए तो भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क तक का उल्लेख मिलता है। यानी कि संविधान का जो भाग 12 है, इस भाग 12 में वित्त, संविदा, संपत्ति संबंधी वाद का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 300 क तक है। आप सभी को पता है अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था। तो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके आर्टिकल 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी विधिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। इसके बाद अगर बात करें अपन भाग 13 की, भाग 13 की अगर बात करें तो भाग 13 के संदर्भ में अगर देखें तो भाग 13 में वित्त व्यापार, भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख मिलता है। इसके संदर्भ में अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक। यानी कि संविधान का भाग 13 जो है, इस भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 301 से 307 तक। व्यापार के संदर्भ में आपको पता है अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 19 में भी व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। और आपको याद रखना है कि व्यापार के बारे में जो जानकारी है वो भाग 13 में भी मिलती है, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखें, भाग 13 तक। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन भाग 14 की, किसकी बात करें, भाग 14 की, तो भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया। सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उन सेवाओं का उल्लेख किया गया है भाग 14 में। और भाग 14 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक, 308 से लेकर के 323 तक इसमें उल्लेख मिलता है, जिसमें संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। अगर आरपीएससी या यूपीएससी की बात की जाए तो 315 से लेकर के 323 तक उल्लेख मिलता है, लेकिन अन्य जो सेवाएं हैं वो 308 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर पीएससी के बारे में पूछा जाए, आरपीएससी हो, यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, तो उसका उल्लेख 315 से 323 तक किया गया है। तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक नया भाग जोड़ा गया था और वो भाग था भाग 14 क, भाग 14 क। भाग 14 क की अगर बात की जाए, 14 क में प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरण का उल्लेख किया गया है। और ये उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 323 क से लेकर के अनुच्छेद 323 ख में इसका उल्लेख मिलता है। और भाग 14 क जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है जो अनुच्छेद 244 से 244 क तक है।
इसके बाद अगर देखा जाए भाग 11 के बारे में, तो भाग 11 में संघ एवं राज्य संबंधों का उल्लेख मिलता है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 वित्त, संविदा, संपत्ति और वाद संबंधी वर्णन है, 264 से 300 क तक। 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है, जो 301 से 307 तक है। 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख है, अनुच्छेद 308 से 323। 14 क में प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरण का उल्लेख है, जो 323 क और 323 ख है। 14 क की बात कर रहा हूं, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आपको सारे 22 के 22 भाग याद नहीं करने हैं, जो महत्वपूर्ण भाग है उनके संदर्भ में चर्चा करनी है केवल। बताया था मैंने 1 से 6 तक आपको कंटिन्यू याद होने चाहिए, फिर भाग 9 महत्वपूर्ण है, भाग 9 को याद रखना है। उसके बाद आपके सिलेबस के अनुसार अगर अनुसूचित जातियां जनजातियों का वर्णन है तो भाग 10 संघ राज्य संबंध दिए हैं तो भाग 11 भी याद रखना है। उसके बाद अगर देखा जाए यूपीएससी आरपीएससी है तो भाग 14 भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर इसके बाद आगे बात करें अपन तो अनुच्छेद और विशेष। इसके बाद अगर बात करें अपन तो अगला भाग है आपके सामने भाग 15, और भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। फिर अगर बात करें तो अगला महत्वपूर्ण है भाग 17। भाग 16 आपके काम का नहीं है। भाग 17 की अगर बात की जाए तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, और राजभाषा की अगर बात की जाए तो 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद भाग 18 की अगर बात करें अपन तो भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है, इमरजेंसी। आपातकाल अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक वर्णित है। उसके बाद भाग 20 की अगर बात की जाए तो भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, और अनुच्छेद 368। कौन सा है? 368। आपको बताया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई थी, आपातकाल जर्मनी से लिया गया था, और भारत की कोई राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक। राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा का उल्लेख भाग 17 343 से 351 तक। आपातकाल की बात की जाए तो भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल का उल्लेख है। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। तो इन 4 भाग को आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान में रखें। चर्चा में रहा था आपातकाल, कई बार संविधान संशोधन भी रहता ही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये तो हुए आपके महत्वपूर्ण भाग। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं कि मूल संविधान, जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। फिर वर्तमान गणना अनुसार अगर पूछा जाए कि वर्तमान गणना अनुसार कितने भाग हैं, तो गणना अनुसार भाग कितने हैं? 26 भाग हैं। 26 में यानी कि 4 नए जुड़े, तो 4 नए कौन कौन से जुड़े? एक तो जुड़ा था भाग 4 क, फिर देखा जाए तो भाग 9 क, फिर बात करें आगे तो 9 ख, फिर अगर देखा जाए तो भाग 14 क, भाग 14 क। भाग 4 क जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भाग 9 क जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, पंचायती राज का उल्लेख है। भाग 9 ख जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 14 क जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
यानी कि एक भाग निरस्त भी हुआ है, और निरस्त हुआ था कौन सा? भाग 7 को निरस्त किया। भाग 7 को निरस्त किया, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त हुआ था। तो ये जो निरस्त हुआ था, लेकिन मूल संविधान की प्रति में लिखा हुआ है भाग 7 पूरा का पूरा, ये निरस्त किया गया। लेकिन आपको याद रखना है, अगर इस भाग 7 को हटा दिया जाए, भाग 7 को हटा दिया जाए पूरी तरह से, अगर नहीं माने तो गणना अनुसार 25 होंगे, अगर इसको भी सम्मिलित किया जाए तो 26 होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर पूछता है कि वर्तमान गणना अनुसार संविधान में कितने भाग हैं, तो आपको 26 ही करना है, चाहे 25 ऑप्शन में क्यों ना हो। 25 भी ऑप्शन में है, 26 भी ऑप्शन में है, तो भी आपको कितना करना है? 26 ही करना है। गणना अनुसार अगर पूछा जाए कि वर्तमान गणना अनुसार संविधान में कितने भाग हैं, तो 26। सीधा पूछे संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। क्लियर हो गई बात? ये तो हुई थी संविधान के महत्वपूर्ण भागों के संदर्भ में चर्चा। अब अगला पार्ट देखते हैं, अनुसूचियां। अनुसूचियां अनुसूचियां या अनुसूचियों की अगर बात की जाए, तो जो संविधान के भाग हैं, इन भाग के संदर्भ में ही इन अनुसूचियों में जो अधिक अन्य जो कानून थे या अधिकांश जो वर्णन मिलता है भागों के संदर्भ में, उनकी अपन चर्चा करते हैं। अनुसूचियां, तो अनुसूचियों की अगर बात की जाए तो मूल संविधान, अगर बात करें अपन किसकी? मूल संविधान। तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। फिर अगर देखा जाए वर्तमान में अनुसूचियां, तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब अगर एक एक करके अपन इनको पढ़ना प्रारंभ करें अनुसूचियों को, तो प्रथम अनुसूची, इसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची की अगर बात की जाए, तो जो पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम पहली अनुसूची में लिखा गया है। और पहली अनुसूची के संदर्भ में बात करें, यह अनुसूची अनुच्छेद 1 से संबंधित है। भारत में आप सभी को पता है कि वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए, तो वर्तमान की अगर बात करें अपन, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें उल्लेख मिलता है। अब अगर बात करें अपन भारत के संदर्भ में, ये वर्तमान स्थिति है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन आप सभी को पता है कि भारत का जो 29वां राज्य था, 29वां राज्य बना था भारत का तेलंगाना। कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, और तेलंगाना अस्तित्व में आया था 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के 29वां राज्य बना था। लेकिन अगर बात करें अपन, एक दिनांक है आपके सामने, और वो दिनांक है 31 अक्टूबर। कौन सी दिनांक है? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया। क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया। और इस जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके 31 अक्टूबर 2019 को इसका विभाजन हुआ, और जम्मू कश्मीर राज्य जो है 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया?
दो भागों में बटा। एक तो अस्तित्व में आया आपके सामने जम्मू कश्मीर, और दूसरा अस्तित्व में आया था लद्दाख। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। क्या बना दिए? दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बन गए? केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बना दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो 31 अक्टूबर 2019 की अगर बात करें अपन, तो 31 अक्टूबर 2019, इस 31 अक्टूबर 2019 की अपन बात कर रहे हैं। इस 31 अक्टूबर 2019 से पहले की अगर बात करें अपन, किसकी बात करें? 31 अक्टूबर 2019 से पहले की अगर बात करें, तो इससे पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद अगर बात करें 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 31 अक्टूबर 2019 के बाद के घटनाक्रम की अगर बात की जाए, तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में बन गए थे 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश। 9 केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ रहे हो ना आप लोग? 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विभाजन किया। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29वां राज्य बना था तेलंगाना। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए, तो जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। लेकिन इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, एक और घटनाक्रम सामने आता है। उस घटनाक्रम के बारे में अगर देखें, उस घटनाक्रम के बारे में अगर देखें अपन, तो एक दिनांक और आपको याद रखनी है, और वो दिनांक है 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 की अगर बात की जाए, तो 26 जनवरी 2020 के दिन जो दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दूसरा राज्य है आपका दमन दीव। दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, और 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। यानी कि यह अधिनियम लागू हुआ था कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 26 जनवरी 2020 से एक ही हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। यानी कि दोनों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। दोनों का क्या कर दिया? विलय कर दिया। यानी कि दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनका विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो वर्तमान समय में अगर बात की जाए, तो वर्तमान समय की अगर अपन बात करें, तो वर्तमान में, है ना, वर्तमान समय की अगर बात करें अपन, तो वर्तमान में राज्य तो कितने हो गए? 28। और यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये घटनाक्रम आपको समझ में आया होगा। अपन बात कर रहे थे प्रथम अनुसूची की, और जो पहली अनुसूची है, उस पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इससे पहले की अगर घटना देखें, तो 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर का विभाजन लागू हुआ, और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आए। तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर और दमन दीव
जो है इन दोनों की स्थापना कर दिया, इन दोनों का विलय करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इस कारण वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि पहली अनुसूची में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख किया गया है। क्लियर हुई बात? अब इसके बाद अगर अगली बात करें तो दूसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची। इस दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वेतन का उल्लेख है। यानी कि आपको याद रखना है कि दूसरी अनुसूची 2, वेतन 2, क्या याद रखना है? वेतन 2। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? वेतन का उल्लेख है। यानी कि दूसरी अनुसूची वेतन 2। तो वेतन या यूं कहें संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों का प्रावधान, दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? संवैधानिक पदाधिकारी या संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों का प्रावधान। यानी कि दूसरी अनुसूची की अगर बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया है। वेतन 2। यहाँ पर जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उल्लेख है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ नाम लिखता हूं मैं यहाँ। राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए का वेतन, मासिक वेतन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 5 लाख। भारत की संचित निधि पर भारित है ये। राष्ट्रपति के बाद अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है, 0, 0। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है। दूसरी अनुसूची में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, किसके रूप में? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। यानी कि उपराष्ट्रपति वेतन लेता है, लेकिन किसके रूप में लेता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है वेतन। किसके रूप में लेता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेता है। और राज्यसभा के सभापति के रूप में इसका वेतन कितना है? 4 लाख रुपए मासिक। 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति वेतन लेता है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो राज्यपाल का वेतन है ना। राज्यपाल के वेतन की बात की जाए तो राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए है। 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल के बाद अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपए तथा अन्य न्यायाधीशों की अगर बात की जाए तो अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,50,000 रुपए। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस या यूं कहें मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 रुपए। जितना उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है उतना ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। अन्य न्यायाधीशों की बात की जाए तो 2,25,000 रुपए अन्य न्यायाधीशों का वेतन है। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन,
लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपए। कितना है? 4 लाख रुपए मासिक लोकसभा अध्यक्ष का वेतन। फिर अगर बात की जाए तो CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी 2,50,000 रुपए वेतन मिलता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, यानी कि यूं कहें कि महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पदाधिकारी है उन संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख कहाँ पर है? दूसरी अनुसूची में उनके वेतन का उल्लेख किया गया है। फिर बात करें तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। सातवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं या भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नवीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। उसके बाद भाग 9 है वो नवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगरीय संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार 12 अनुसूचियां हैं। आगे की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।